अपनी अंतर्दृष्टि से जितना इनकी हकीकत देख पा रहा हूँ, वो अगर देश के लोग देख ले तो इन्हें इन संसद और विधायिका से निकाल कर नंगा करके इनको बाहर भेजे, नंगा करके एक को बाहर भेजे। ये उस लायक है। ये तो ऐसे लोग हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस काटजू कहते हैं, इन्हें तो लाइन लगाकर शूट आउट कर देना चाहिए, लाइन लगाकर मार देना चाहिए इन्हें। मैं इस बात से सहमत हूँ। ये वो लोग हैं, वो नीच है ये लोग, ये धंधा बना लिए है, राजनीति को धंधा बना लिए। वेश्या सड़कों पर धंधा करती है और ये सफ़ेद लिबास पहन के संसद में बैठ के वहाँ पार्टी बना करके धंधा करते हैं। ये उस वेश्या से इनके चरित्र बड़ा नहीं है। वेश्या तो कम से कम इससे बड़ी चरित्र वाली है जो अपनी जिस्म बेचती है, देश नहीं बेचती, देश के साथ गद्दारी नहीं करती, मक्कारी नहीं करती, 140 करोड़ लोगों के साथ मक्कारी नहीं करती। ये देश के साथ 140 करोड़ लोगों के साथ मक्कारी करते हैं। ये अब अच्छे अच्छे लिबास पहन लिया, अच्छे अच्छे सैलरी पा रहे हैं और अच्छे अच्छे ये कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, इसके लिए ये आदर्श पुरुष हो गए, इसके लिए ये अच्छे लोग हो गए। हम सब करोड़पति हैं और हमारी, अगर हम करोड़पति नहीं हैं, मेरे इस बात को विश्वास करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके पीछे की कारण बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको सुनकर दुख होगा, हिंदुस्तान की धरती को ईश्वर ने ऐसे वरदान दिया है जिसकी उदाहरण इस दुनिया में कहीं नहीं है। इतने वरदान से सुसज्जित हम सब मुकद्दर को कोस रहे हैं, हम गुर्बत से जूझ रहे हैं। इसकी कारण आप इस वीडियो से जान सकते हैं। आमिर खान का सत्यमेव जयते आप देखते होंगे, पहले एक उनका धारावाहिक चलता था, उस सत्यमेव जयते की सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2, उससे मैं जो पिछले मेरे वीडियोस में हमेशा ये कहते आया हूँ, इस देश को प्रकृति ने वरदान दिया है, इस देश के लोग गरीब नहीं है। गुर्बत इस देश के लोगों पर गुर्बत परोसा गया है, और परोसा उन लोगों ने जिन्हें इन गरीब लोगों को संवारने के लिए, इन गरीब लोगों को अपनी अधिकार देने के लिए, अपनी अधिकार यानी इन गरीबों के हक में जो अधिकार है, उस अधिकार को आवंटन के लिए जिन्हें चुना जाता है, विधायिका और संसद में भेजा जाता है, उन लोगों ने आपको यह गुर्बत परोसा है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इस देश की राजनीति किस दिशा में चल रही है, आप इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के अधिकारी श्री सुब्रत दास कहते हैं, आमिर खान आपने हमें समय बहुत कम दिया है, इसलिए पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन 2 बड़े चीज़ों का आकलन हमने करके आया है। मैं इस एपिसोड की वीडियो क्लिप की लिंक इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं मैं जिन बातों को कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इस एपिसोड की वीडियो क्लिप्स मैं अपने वीडियोस के साथ भी मैं अटैच कर सकता था, लेकिन मैं ये वीडियो यूट्यूब में डालने वाला हूँ तो यूट्यूब के रूल्स के उल्लंघन होता है, वो नहीं डाल सकते। इसके लिए मैं इसे यानी अपनी ज़ुबानी यहाँ पर शब्द में लिखा हूँ और अपनी ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। तो श्री सुब्रत दास कहते हैं, आमिर खान आपने हमें समय बहुत कम दिया है, इसके लिए पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन 2 चीज़ों का आकलन हम करके आए हैं, जिसमें एक है हाइड्रोकार्बन रिजर्व, जिसमें आता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड लिग्नाइट। दूसरा है मिनरल रिजर्व्स यानी खनिज भंडार। ये हमारे देश के अंदर जो प्रकृति ने हमें जो वरदान दिया है, जो प्रकृति प्रदत्त हमारे लिए इस देश में, ये प्रकृति ने जो हमें दिया है। मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ, देखो जिस देश को प्रकृति की संपदा मिली हुई रहती है, प्रकृति प्रदत्त संपत्ति से संपन्न देश, जैसे दुबई को ऑयल मिला तो उन लोगों ने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, सऊदी अरब में ऑयल है, क्रूड ऑयल है, कुवैत में क्रूड ऑयल है। इस तरह आप गल्फ कंट्रीज़ में जाइए, क्रूड ऑयल बेच कर उन लोगों ने अपने देश के लोगों को टैक्स फ्री कर दिया है। लोगों को पालते पुसते हैं, उनको रोज़गार देते हैं और एक एक को शेख बना के रखा हुआ है, जो हमारे यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं और उनकी गुलामी करते हैं। ये हालात है। तो प्रकृति ने जहाँ पर संपदा दिया हुआ रहता है, दुनिया में देखिए, दुनिया में संपदा जो होती है ना, एक तो कमाई की हुई संपदा होती है और दूसरा प्रकृति की दी हुई संपदा होती है। तो प्रकृति की दी हुई संपदा सबसे बड़ी चीज़ है।
वो बुनियादी संपदा है। तो उस संपदा की बात कर रहा हूँ। हमें जो संपदा दिया हुआ है उसको हमने यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसकी पछतावा हम सबको होनी चाहिए, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो बाद में मैं बात करूँगा। तो मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज भंडार लगभग 84-85 मिनरल रिसोर्सेज है हमारे पास, जिसकी आधा इस रिपोर्ट में रिकवर कर लिया है। ये श्री सुब्रत दास कहते हैं कि 84-85 तरह के मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास है, जिसकी पूरा नहीं कर पाया, आधा हमने इस रिपोर्ट में शामिल किया है। इन प्राकृतिक जो रिसोर्सेस है, जो संपदा है, उसकी वैल्यूएशन निकाला जाता है उस वीडियो में, और उसकी वैल्यू कितना पड़ता है आपको मालूम है? वहाँ पर आमिर खान को श्री सुब्रत दास कहते हैं ब्लैक बोर्ड लीजिए और उसमें आप सबसे पहले 5000 लिखिए, और उसके बाद आप 0,0,0,0 लिखते जाइए, इतना जीरो लिख के जब तक मैं रोकने ना बोलूँ। तो आमिर खान चौंका जाते हैं और वो लिखते रहते हैं। आखिर लास्ट में लिख करके जब पूरा होता है वो होता है 5000 लाख करोड़। इतनी बड़ी राशि है। आमिर खान फिर पूछते हैं सुब्रत दास से कि आप हमें बताइए, हमारे देश की पॉपुलेशन पे अगर इस संपदा को, इन पैसों को, इस राशि को अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, बांट दी जाए, तो हमारे भाग में कितना आएगा, एक एक के हिस्से में कितना आएगा? तो वो कहते हैं कि एक एक के हिस्से में 40 लाख रुपया आएगा। तो आमिर खान कहते हैं हम इस वक्त समझ सकते हैं कि हम गरीब लोग नहीं हैं, कम से कम 40 लाख रुपए के मालिक है इस देश के लोग। अब बताइए, जिस घर पे वक़्त की रोटी ना होने की वजह से 5 दिन भूखा रह के मर रहे हैं 40 लाख रुपए के मालिक, आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश में ऐसी खबर आती है ना, हमेशा आती है ना, घर पे खाना नहीं था तो फांसी लगा दिया, घर पे खाना नहीं है तो 5000 में काम कर रहे हैं, 2000 में काम कर रहे हैं, यानी हज़ार में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ये 40 लाख रुपए के मालिक लोग हैं, समझ गए? इसी कड़ी में आमिर खान आगे कहते हैं, अगर हम देश भर की संपत्ति को जोड़ते हैं और पूरा वैल्यू निकलते हैं तो कम से कम हम इस देश के हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर कोई करोड़पति तो है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे देश के लोग करोड़पति है, हमारे देश के लोग गरीब नहीं है। गरीबी हमारे ऊपर परोसी गई है। किसी ने परोसा? मैं इन मक्कारों पर हमेशा गुस्सा क्यों करता हूँ? हमेशा इनकी याद आते ही मेरे अंदर आग लग जाता है, मैं गुस्से से एकदम लाल हो जाता हूँ, मेरे अंदर से आग निकलना शुरू हो जाता है। इनकी याद, जब संसद की याद जब करता हूँ मैं, जब विधायिका की याद करता हूँ, ये सफ़ेद पोश हेलीकॉप्टर से और प्लेन से उड़ने वाले गिर के मर नहीं जाते। इन पर इतना गुस्सा है, जितना मैं अपनी अंतर्दृष्टि से जितना इनकी हकीकत देख पा रहा हूँ, वो अगर देश के लोग देख ले तो इन्हें इन संसद और विधायिका से निकाल कर नंगा करके इनको बाहर भेजे, नंगा करके एक को बाहर भेजे। ये उस लायक है। ये तो ऐसे लोग हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस काटजू कहते हैं, इन्हें तो लाइन लगाकर शूट आउट कर देना चाहिए, लाइन लगाकर मार देना चाहिए इन्हें। मैं इस बात से सहमत हूँ। ये वो लोग हैं, वो नीच है ये लोग, ये धंधा बना लिए है, राजनीति को धंधा बना लिए। वेश्या सड़कों पर धंधा करती है और ये सफ़ेद लिबास पहन के संसद में बैठ के और वहाँ पार्टी बना करके धंधा करते हैं। ये उस वेश्या से इनकी चरित्र बड़ा नहीं है। वेश्या तो कम से कम इससे बड़ी चरित्र वाली है जो अपनी जिस्म बेचती है, देश नहीं बेचती, देश के साथ गद्दारी नहीं करती, मक्कारी नहीं करती, 140 करोड़ लोगों के साथ मक्कारी नहीं करती। ये देश के साथ 140 करोड़ लोगों के साथ मक्कारी करते हैं। ये अब अच्छे लिबास पहन लिया, अच्छे सैलरी पा रहे हैं और अच्छे ये कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, इसके लिए ये आदर्श पुरुष हो गए, इसके लिए ये अच्छे लोग हो गए। इस धरती को प्रकृति ने इतना दिया है, हम यहाँ जिल्लत जलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास हम इतने सम्मानित होते, मर्यादित लोग होते, अगर इस धरती को दी हुई वरदान को अगर सदुपयोग अगर जानते, अगर करते। तो नहीं जानते तो तुम्हें वहाँ बैठने की हक नहीं है, तुम उस योग्य नहीं हो। देखो, निकम्मा होना अपराध नहीं है, लेकिन निकम्मे बनकर पद पर बैठे रहना ये अपने लोगों के साथ धोखा है, मक्कारी है। और तुम अपने आप को जानकार बोल रहे हो और वहाँ बैठे हो, तो ये गद्दारी है। ये गद्दारी कर रहे हो, कर रहे नहीं हो। यानी मैं जानता हूँ, नहीं करता हूँ, तो ये गद्दारी है। यानी कंपनी में मैं काम पे जाता हूँ और काम नहीं करता हूँ, तो ये कंपनी के साथ गद्दारी है। और
काम नहीं जानता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो मैं निकम्मा हूँ। दो बात से एक बात है ना। हिंदुस्तान की धरती को तरह तरह की खजानों का वरदान मिला है। हमारे धरती के अंदर ऐसी ऐसी प्राकृतिक संपदा छिपी हुई है जिस पर हर हिंदुस्तानी की समान समान अधिकार है। लेकिन जहां हमें यह सब वरदान मिला है, वही दूसरी ओर जनता के इस खजानों को कुछ गिने चुने लोग और उनकी निजी कंपनियां लूट रही है। इसकी एक शर्मनाक मिसाल कर्नाटक की बेल्लारी में सामने आया है। बेल्लारी के पहाड़ों से बेहतरीन कच्चा सोना निकलता था। प्राइवेट कंपनियों ने खनन का पूरा भार अपने हाथों में लिया और मनमानी तरीके से गैर कानूनी हथकंडे अपनाए। कर्नाटक के तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े को इस घोटाले की जांच सौंपी गई। जस्टिस हेगड़े कहते हैं कर्नाटक के 3 मुख्यमंत्री इस घोटाले में शामिल पाए गए। इसमें वो भी शामिल थे जो उस समय चलती मुख्यमंत्री थे। 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री थे और 1 चलती मुख्यमंत्री थे। 9 और मंत्री भी शामिल पाए गए। इसके अलावा 797 अधिकारी भी शामिल। 14 IAS ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और कई विभागों के ऑफिसर्स सब शामिल थे। जस्टिस हेगड़े की जो रिपोर्ट है सत्यमेव जयते की वेबसाइट से आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं ये एक भाग उठा के आपके सामने पढ़ा हूँ जो जस्टिस हेगड़े ने, आप इस एपिसोड को पूरा वहाँ देख सकते हैं। उन्होंने पूरा विस्तार से और भी बातों को अपने हिसाब से रखी वहाँ पर। आखिर लास्ट में वो नौजवानों को संबोधन करते हुए कहते हैं, अगर इस बर्बादी को यहीं नहीं रोका गया तो आगे हम सब बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों, आप सोचिए, एक जस्टिस रिपोर्ट सौंपते हैं और उसके बाद रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? जस्टिस रिपोर्ट सिर्फ सरकार को सौंप सकते हैं और सरकार कार्रवाई करेगी नहीं करेगी सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार खुद उसमें शामिल है। इसके लिए वो जस्टिस की जो जस्टिस जब आखिरी लाइन जब वो कहते हैं कि नौजवानों, अगर इस बर्बादी को यहीं नहीं रुका गया तो आगे हम सब बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं इसी मुसीबत की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी लाचारगी, यानी जस्टिस होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में उतना पावर होता नहीं है, मैं सीमा तक बंधा हुआ हूँ, उस बंधन की लाचारी को पेश करते हुए वो नौजवानों को संबोधित करते हैं कि अगर इस बर्बादी को यहाँ नहीं रुका गया तो आगे हम बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। ये आगे नहीं, ये अतीत में भी हम फंसते आए हुए हैं। इसी बर्बादी की वजह से यही राजनीति चल रही है। पूरा सरकार का टीम, जब जस्टिस हेगड़े वहाँ पर अपनी रिपोर्ट की कहानी वहाँ पर सुनाते हैं कि इतने मुख्यमंत्री, इतने अधिकारी और इतने ऑफिसर्स सबके मिलीभगत थी इस घोटाले में, तो आमिर खान बोलते हैं मतलब पूरा प्रशासन इस घोटाले में शामिल था। आप ये तो एक घोटाला निकलकर सामने आया है और वो राज्य है कर्नाटक। ऐसे ही घोटालेबाजी, ऐसे ही मिलीभगत से आपके मुकद्दर को ये लोग लूट मार के खा रहे हैं। आपको जो मैं कह रहा था कि आप करोड़पति है, आपको मैं कह रहा था आप धनी हैं, आप संपन्न हैं, आप गरीब नहीं हैं, मैं गलत नहीं कह रहा था। आपकी जो मुकद्दर की रोटियां है, उस रोटी को ये किस तरह से मिलीभगत से खाते हैं। क्योंकि देखो, सत्ता में पावर है और पावर में बैठ के सब कुछ कर लेना, अपने हक में कर लेना। सोचो, 2 पूर्व मुख्यमंत्री यानी ऐसे कुछ कांड करने जाएंगे, राष्ट्रीय अधिकार, जनता की हक को मार के खाने जाएंगे, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री वहाँ पर रह चुका है उसको तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम से वाकिफ़ है। उन दोनों को शामिल कर लो,
उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री साइन करने के लिए ताकि तो सब कुछ हो, कुछ बोले नहीं। और अधिकारी जो ज़मीन में काम करते हैं उनको जेब में डाल दो, उनको भी इस ग्रुप में शामिल कर दो, तो काम बन जाता है। और जो इसमें यानी प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी को काम करने के लिए परमिशन देना सरकार का काम है। तो ये पूरा पलटन मिल के पूरा इकट्ठा होके ये पूरा घोटाला करता है। ऐसे ही हर जगह हो रहा है, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा है। आप ये नहीं समझना कि वहाँ हो गया बाकी हो नहीं रहा है, हर जगह यही चल रहा है। या तो आप जो रोज़मर्रा की पसीना बहा के 2 रुपया कमाते हैं, उसको गाड़ी चला रहे तो पेट्रोल पे टैक्स दे दो, खाना खा रहे तो चावल के दाने दाने पे टैक्स दे दो, कहीं जा रहे तो परिवहन शुल्क दे दो, कहीं चल रहे तो टोल टैक्स दे दो, कहीं कुछ कर रहे तो इसका दे दो, सांस ले रहे तो उसका दे दो। यानी आपके हर कदम पर टैक्स तो वसूली है ही, वो एक लूट है, वो तो है ही। उसके ऊपर जो संपदा आपके मुकद्दर में ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर ने आपको जो वरदान दी हुई है, उसको कैसे लूट रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हर जगह इसी तरह चल रहा है। लेकिन आपके सामने इक्का दुक्का जो आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बाकी जो नहीं आ रहा है उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, क्योंकि चोरी चुपके खा चुके हो। किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का मकसद होता है कि उस राष्ट्र के अंतिम चरण में जीने वाला व्यक्ति भी सुशील जिंदगी जिए, सुंदर जिंदगी जिए। ये राष्ट्र व्यवस्था का मूल बुनियाद है, यही कानून है। इसी माध्यम पे, इसी को आधार बनाकर कानून बनता है, संविधान बनता है। अगर ये आधार नहीं है संविधान में, अगर ये बुनियाद कानून का बुनियाद नहीं है, तो ऐसे संविधान भी नहीं चाहिए, ऐसे कानून भी नहीं चाहिए। वो भी अवैध है, संविधान भी अवैध है, सब अवैध है। अगर बुनियाद निचले पायदान पर जीने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा में लेकर आने की दिशा ना हो, आधार ना हो, तो उसको कानून मानने से इनकार कीजिए, उसको संविधान मानने से इनकार कीजिए। अगर नहीं है तो, अगर है तो मानो उसको। हमारे ऊपर जो परोसी गई गुर्बत है, उसके लिए लड़ाई लड़ना ज़रूरी है दोस्तों। उसके लिए यहाँ जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे लोग हैं, इसीलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, ताकि आपके द्वारा कमाई गई खून पसीने की कमाई खा सके, लूट सके, मनमानी उसकी बर्बादी कर सके। आपको एक उदाहरण बता दूं। अच्छा, ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं नेता, उन्हें, मेरे हिंदू भाई लोगों को मैं बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ये देश हिंदू मुसलमान का नहीं है। जिस मट्टी पे जो पैदा हुआ उसको उस मट्टी पे जीने के अधिकार है। तो हिंदू मुसलमान वाला इशू छोड़ दीजिए, ये विषय ही छोड़ दीजिए। अगर कोई आपको आकर कहता है तुम्हारे हिंदू के लिए ये नुकसान कर रहा है, हिंदू के लिए ये कर रहा है, हिंदू के लिए वो कर रहा है, अगर ऐसा कोई पट्टी नेता पढ़ाता है तो उसको बोलना कि तुम शास्त्र से उपदेश बताओ, क्योंकि शास्त्र से वो शास्त्र पढ़ता नहीं है, शास्त्र का उपदेश दे नहीं सकता। और आपके हिंदुत्व शास्त्र पे निर्भर है, किसी नेता के भाषण पे नहीं, किसी नेता के उसकावे पे नहीं। तो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति इस देश को बर्बाद करेगी। वहाँ से निकल कर बाहर आकर हम सबको एक मुट्ठी पे जमा, अगर एकता हम में आ गई, हमने एक मुट्ठी पे जमा होना सीख लिया, और इन लोगों को धक्का मार के, अगर कोई काम करने आता है किसी को, अगर किसी को काम करने आता है तो वहाँ बैठने की उसका अधिकार है, योग्य है। और अयोग्य जिसको काम करने नहीं आता, उसको बाहर निकालने के काम करने सीखना पड़ेगा हमें। हमारे हाथ में ये जिम्मेदारी हमें उठाना पड़ेगा। सब एक बात सुनिए, अगर हम लोग समृद्ध होते, संपन्न होते, तो हम ये हिंदू मुसलमान वाले विषय पर फंसते भी नहीं। हमें गरीब रखकर इसमें फंसाना उनके लिए आसान हो गया। ये ठग और ये धोखेबाज, झांसेबाज नेताओं के लिए आसान है गरीब रखकर फंसाना। ये हमें गुर्बत से नहीं निकालेंगे। हमें गुर्बत से निकलने के लिए हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा। तो हम इसकी व्यवहार में ले सकते हैं। जो देश के लिए राइट है, देश के लिए जो हक है, देश के जन जन का हक है, उसको जन जन तक पहुंचना चाहिए।